अरे, ये मैं चलते चलते कहाँ आ गया? हे राम, लगता है रास्ता भटक गया हूँ। और इस सुनसान जंगल में एक सुंदरी के रोने की आवाज। अरे, लगता है जंगल में मंगल होने वाला है। रवि चलते चलते एक कुएं के पास आ जाता है, जहाँ एक बेहद सुंदर लड़की बैठी हुई रो रही थी। अरे, इतनी खूबसूरत लड़की, ओए होए। अरे, आज तो भाग्य ही खुल गए मेरे। देखूं तो जरा माजरा क्या है। फिर रवि उस अनजान लड़की के पास जाकर पूछता है। तुम कौन हो सुंदरी, और क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मेरा भाई एक गुफा में जाकर फंस गया है। मैं कब से उसे बाहर बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरे भाई को गुफा से बाहर निकाल दोगे? ये कितनी सुंदर लड़की है। वैसे ये ना भी कहती तब भी मैं इसके साथ जाने को तैयार था। अरे, साथ जाऊंगा नहीं तो अपना फायदा कैसे करूंगा? तो क्या तुम मेरे साथ जाओगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी एक मर्द हूँ। भला एक लड़की की मदद कैसे नहीं कर सकता। चलो चलते हैं। फिर वो लड़की रवि को लेकर गुफा के पास आ जाती है। मैं इसके अंदर नहीं जा सकती, तुम्हें अकेले ही जाना होगा, क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे, बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं जाता हूँ। जैसे ही रवि गुफा के अंदर जाता है, अचानक गुफा का द्वार बंद हो जाता है। ये क्या? ये गुफा का द्वार कैसे बंद हो गया? खोलो, मुझे बाहर जाना है। बाहर जाना है मुझे। मुझे माफ कर दो, मुझे ना चाहकर भी तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ रहा है। रवि चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो लड़की आंखों से ओझल हो गई। ये बात है डिब्रूगढ़ नामक राज्य की, जहाँ चरवाहा विष्णु रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो खुद अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। क्या करूं? आज कुछ और काम देख लेता हूं। कम से कम इस चरवाहे वाली जिंदगी से तो मुझे छुटकारा मिलेगा। विष्णु घर से निकलता है, तभी वो देखता है कि गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए हैं और बहुत परेशान हैं। आज सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मुझे जाकर पूछना चाहिए। विष्णु मुखिया के पास जाता है। क्या हो गया मुखिया जी? आज आप सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे विष्णु, तुम्हें अपनी बकरियां चराने से फुर्सत मिलेगी तभी तो पता चलेगा कि गांव में क्या हो रहा है। हमारे गांव से कोई रोज ना रोज गायब हो रहा है। कई सारे लोग गायब हो गए हैं और गांव वालों को गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी ही है। राजकुमारी सभी को अपने साथ कहीं ले जाती है और गायब कर देती है। अब हम सबको चलकर महाराज से ये राजकुमारी की शिकायत करनी चाहिए। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ऐसे कैसे वो गांव वालों को गायब कर सकती है? राजकुमारी है तो क्या हुआ? पूरे गांव के साथ ऐसा करना नाइंसाफी है। चलो चलते हैं महाराज के पास। अरे, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। आखिर क्या मामला है? आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्या कर दिया जो पूरे गांव वाले इतने गुस्से में आग बबूला हुए हैं? और इस बात में कितनी सच्चाई है, पता तो करना पड़ेगा। सभी लोग राजमहल पहुंचते हैं, लेकिन गद्दी पर महाराज की जगह राजकुमार देवांश बैठा होता है। ये क्या? तुम कौन हो और हमारे महाराज कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? महाराज की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मुझे ये गद्दी सौंप दी गई है। अब इस राज्य का नया राजा मैं हूँ। जो भी परेशानी है आप मुझे बताइए। नहीं, हम अपनी परेशानी सिर्फ महाराज से ही बताएंगे। आप महाराज को बुलाइए। देखो, अब तुम लोग चाहो या ना चाहो, लेकिन अब मुझे ही इस राज्य का महाराज मानना होगा। मैं इस राज्य का महाराज हूँ। अब जो भी विपत्ति है जल्दी बोलो। अच्छा ठीक है, आपने राजकुमारी को कैद क्यों नहीं किया? अभी तक वो हर रोज हमारे गांव के एक व्यक्ति को रहस्यमय तरीके से गायब कर रही है। आज भी हमारे गांव से 3 व्यक्ति गायब हो गए।
पहले तो वो एक ही करती थी, अब लगातार आदमी की गिनती बढ़ती जा रही है। हाँ, मेरा पति गायब है। वो जंगल से लकड़ियाँ लेने गए थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा भाई भी घने जंगल की तरफ तालाब से पानी लेने गया था और वो भी गायब हो गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मुझे आप लोगों की विपत्ति सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं राजकुमारी को आज ही काल कोठरी में बंद कर देता हूँ, ताकि वो आप सब लोगों के साथ फिर से कुछ गलत नहीं करे। मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक है महाराज, हम सब आपके भरोसे जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फिर राजकुमारी किसी के साथ कुछ गलत ना करे। अरे, राजकुमारी इतना बड़ा कांड कर रही है। आखिर राजकुमारी ऐसा क्यों कर रही है? आखिर वो सबको गायब क्यों कर रही है? जरूर इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। अरे ओ विष्णु, कौन से ख्यालों में खो गए? चलो यहाँ से। अरे मुखिया जी, ये तो सोचो, राजकुमारी इतने सारे लोगों को गायब क्यों कर रही है? कुछ तो वजह होगी। अरे चुप कर, तुझे भी हर चीज में घुसने की बहुत आदत है। तू कुछ नहीं कर पाएगा, चल। देवंश मन में मुस्कुराते हुए उठकर राजा के कक्ष में जाता है, जहाँ राजा आर्यवर्धन कमजोर अवस्था में बिस्तर पर था और रानी नीलिमा उनके पैर दबा रही थी। आओ आओ राजकुमार देवंश, बताओ कैसे आना हुआ? आज हमारी प्रजा क्या दुख लेकर आई थी? महारानी महाराज, हमें ना चाहकर भी राजकुमारी को कैद करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हरकतें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने आज फिर कई गांव वालों को रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया है। सभी गांव वाले शिकायत लेकर आए थे। जैसे तैसे मैंने सभी को समझा बुझाकर गांव वापस भेजा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी पुत्री को ऐसा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी पुत्री ऐसा क्यों कर रही है? उसे कुछ दिनों में इस राज्य की महारानी घोषित करना है और ऊपर से उसकी ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महाराज, वो हमारी इकलौती बेटी है, उसे हम कैद कैसे कर सकते हैं? अब क्या करें? पूरे गांव की समस्या बढ़ गई है और राजकुमारी बीमार हैं। ये हम लोग जानते हैं, गांव वाले नहीं जानते हैं। और गांव वालों की जिंदगी जा रही है तो सब परेशान होंगे ही। अब हमें राजकुमारी को कारावास में रखना ही होगा। ये हमारे राज्य के भले के लिए है और मैं सबसे बेहतरीन वैद्य को लेकर आऊंगा, जिससे राजकुमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो तुम जाकर राजकुमारी को काल कोठरी में कैद कर दो और जल्दी से किसी अच्छे वैद्य को लेकर मेरी बेटी का इलाज करना। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार देवंश राजकुमारी चंद्रलेखा के कमरे में जाता है। तुम मेरे साथ चलो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुमसे जितना कहा है बस उतना ही करो। अब चलो मेरे साथ। राजकुमार देवंश कुमारी चंद्रलेखा का हाथ पकड़कर ले जाता है और उसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर देता है। ये तुम क्या कह रहे हो? छोड़ दो मुझे। तुम मुझे इस काल कोठरी में क्यों बंद कर रहे हो? देखो, अब तुम इसी में बंद रहोगी। पूरे गांव वालों को पता चल गया है और सबको मैंने कहा है कि तुम्हें काल कोठरी में बंद करूंगा, तो तुम्हें अभी से यहाँ रहना पड़ेगा। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। फिर तुम मुझे यहाँ बंद क्यों कर रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो। चंद्रलेखा चिल्लाती रहती है, लेकिन राजकुमार देवंश वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीत जाता है और अगली सुबह होते ही गांव के चौपाल पर फिर हंगामा मच जाता है। ये क्या हो गया? राजा ने तो राजकुमारी को काल कोठरी में बंद कर दिया, फिर हमारे गांव से लोग कैसे गायब हो गए? हाँ मुखिया जी, हमारे गांव से तो आज एक बूढ़ा व्यक्ति गायब हुआ है। बताओ, भला उस बूढ़े व्यक्ति को भी राजकुमारी नहीं छोड़ रही है? आखिर कैसा भूत उसके ऊपर सवार होगा? पहले तो वो इतनी अच्छी थी और इस 1 साल से ही वो गांव, नदी, कुएं, तालाब, जंगल में खड़ी रहती है और जो भी व्यक्ति को देखती है उसे ले जाकर गायब कर देती है।
ये एक गहरा रहस्य ही बनकर रह गया है। अब हम क्या करें? अब फिर से राजा के पास जाएं। अब तो नया राजा बन गया है और हमारे राजा बीमार पड़े हुए हैं और वो अपनी राजगद्दी भी नहीं संभालते। अब हम लोग क्या करें? सारी बातें दूर खड़े विष्णु चरवाहा सुन लेता है। अरे आखिर ये राजकुमारी का क्या रहस्य है? जब राजा ने स्वयं राजकुमारी को काल कोठरी में बंद कर दिया, फिर ये राजकुमारी गांव वालों को कैसे गायब कर रही है? मुझे तो इसका रहस्य पता करना ही होगा। तभी विष्णु चरवाहा मुखिया के पास आता है और मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, मैं इसका रहस्य पता करके रहूंगा कि आखिर राजकुमारी काल कोठरी में कैद है, तो फिर वो गांव वालों को कैसे गायब कर रही है? अरे विष्णु, तू अपनी बकरियों का तो ठीक से पता नहीं लगा पाता है। जब वो गुम हो जाती हैं और चला है राजकुमारी का रहस्य पता करने के लिए। चला जा यहाँ से। अरे मुखिया जी, आप तो मेरी किसी बात पर इतना यकीन नहीं करते, लेकिन कुछ तो यकीन करिए। ठीक है, जा पता कर ले। हम लोग तुम्हारे ही भरोसे आज राजमहल नहीं जाते हैं और इसका रहस्य तू ही पता करके हम सबके सामने ले आएगा। अरे तुम भी क्या बात कह रहे हो? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। मैं आप सबको कहता हूँ कि मैं राजकुमारी का पता करके ही रहूंगा। विष्णु अपनी झोपड़ी से निकलकर घने जंगलों में आ जाता है। ये गांव की मुख्य सड़क है, इन्हीं पर मैं खड़ा होकर राजकुमारी का इंतजार करता हूँ। अगर राजकुमारी निकलेगी तो वो इसी रास्ते से गांव वालों को गायब करेगी, और जैसे ही करेगी मैं ये सारा पता कर लूंगा कि आखिर वो गांव वालों के साथ क्या करती है। राजकुमारी चंद्रलेखा कुछ ही देर में एक गांव वाले को लेकर घने जंगल की तरफ जाने लगती है। अरे ये क्या? ये तो राजकुमारी चंद्रलेखा है और इसने एक गांव वाले को अपना शिकार भी बना लिया है। अब मुझे किसी भी तरह चोरी चुपके राजकुमारी चंद्रलेखा का पीछा करना होगा। विष्णु राजकुमारी चंद्रलेखा का पीछा करने लगता है। कुछ ही देर में राजकुमारी चंद्रलेखा उस गांव वाले को एक गुफा में बंद कर देती है और बाहर बैठकर रोने लगती है। राजकुमारी ने इस गांव वाले को इस गुफा में कैद कर दिया है, लेकिन ये रो क्यों रही है? जबकि राजा ने कहा था कि राजकुमारी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, तो फिर राजकुमारी यहाँ कैसे? ये सब क्या है? इतने सारे प्रश्न हैं और उत्तर एक भी नहीं। विष्णु तभी देखता है कि राजकुमारी महल की तरफ जाने लगती है। नहीं, मुझे इस रहस्य का पता करना ही होगा, वरना ये उलझता ही रहेगा। तभी विष्णु राजकुमारी चंद्रलेखा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। देखो राजकुमारी, मैं तुम्हारा सारा सच जान गया हूँ और तुम गांव वालों को उस गुफा में क्यों बंद कर रही हो? आखिर क्या रहस्य है? मुझे पूरा सच जानना है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम तो हमारे राज्य की होने वाली महारानी हो। तभी चंद्रलेखा बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब मैं कर नहीं रही हूँ, बल्कि मुझसे मजबूरी में करवाया जा रहा है। मैं गांव वालों का भला चाहती हूँ, लेकिन ये सब ना चाहकर भी करना पड़ रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना रो रही हो? जब मैं 16 वर्ष की थी, तभी मेरे पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। ऐसा क्या हो गया जो आपको ऐसा करना पड़ रहा है? महारानी नीलिमा, मेरी तबीयत अब दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। मुझे अब नहीं लग पा रहा है कि मैं ज्यादा दिन तक जी पाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग कैसे रहेंगे? अभी तो राजकुमारी सिर्फ 16 वर्ष की है और इतनी कम उम्र में वो इस राज्य की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। हाँ रानी, आप ठीक कह रही हैं। मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हूँ कि मेरी राजकुमारी इतनी कम उम्र की है, फिर भी इतने सारे राज्य से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आ चुका है, क्योंकि सब जानते हैं कि मेरी तबीयत खराब है और मेरे मरते ही मेरे राज्य को कब्जे में ले लेगा। कोई भी मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, बल्कि सभी इस राजगद्दी के लोभ में हैं। तो अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज।
तभी मंत्री आता है। महाराज, हमारे राज्य में घोर विपत्ति आ गई है, क्योंकि पड़ोसी राज्य के राजा महेंद्र प्रताप ने हमारी सीमा बंद कर दी है। उन्होंने कहा है जैसे ही महाराज की तबीयत थोड़ी नाजुक होगी वो हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। लो बस, अब इसी की कमी थी, अब हम क्या करें? पर मंत्री जी, आपने हमारे राज्य की सीमा बंदी अच्छे से नहीं की है क्या? महारानी, मैंने सीमा बंद तो की है, लेकिन आप तो जानती हैं कि जिस राज्य का राजा ही बीमार पड़ जाए तो कितना भी सीमा बंदी पहरा क्यों ना हो, सैनिक भी कमजोर पड़ जाते हैं। अब क्या करें नीलिमा? क्या आप इस राज्य की जिम्मेदारी उठा सकती हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मुझे बस आपकी सेवा करना आता है। मैं ये राजपाट कैसे चला सकती हूँ? नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है मंत्री जी, हमारे पड़ोसी राज्य के राजा आदित्यनाथ के पुत्र देवांश को बुलाइए, क्योंकि सभी राज्यों से लोग लालच में हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ गए हैं। एक वही राज्य है जहां से देवांश का रिश्ता राजा लेकर नहीं आए हैं, यानी कि वो हमारे राज्य के लोभ में नहीं हैं। तो हम देवांश को ही 4 वर्षों तक अपने राज्य का राजा घोषित कर देंगे, और जैसे ही हमारी बेटी पूरे 20 वर्ष की हो जाएगी और राजपाट संभालने लायक हो जाएगी, फिर वो इस राज्य की महारानी बन जाएगी। पर इतनी कम उम्र में उसका विवाह करना उचित नहीं। हाँ महाराज, इतनी कम उम्र में उसका विवाह कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ सोचा है, आप बस उस राजकुमार को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज, मैं आज शाम तक ही राजकुमार देवांश को यहाँ लेकर आता हूँ। मंत्री चला जाता है और शाम ढलने से पहले देवंश को राजमहल में बुला लाता है। महाराज, मुझे क्यों बुलाया गया है? देवांश, देखो, मेरी तबीयत अब दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मेरी पुत्री अभी सिर्फ 16 वर्ष की है और सभी राज्य से उसके लिए रिश्ते भी आ गए हैं, लेकिन सब हमारे राज्य के लोभ में हैं। एक तुम्हारा ही राज्य है जिसमें तुम्हारे पिता तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं आए हैं। महाराज, ना मैं और ना ही मेरे पिता किसी लोभ में हैं। हम सब खुद की कमाई पर यकीन करते हैं। मुझे बस ऐसे ही राजकुमार की जरूरत थी जो हमारे राज्य को संभाल सके। मैं तुम्हारा विवाह अपनी राजकुमारी से करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी मेरी राजकुमारी सिर्फ 16 वर्ष की है। इतनी कम उम्र में विवाह करना उचित नहीं होगा। तो तुम 4 वर्षों तक मेरी राजकुमारी का पति बनकर इस राज्य का राजा बन जाओ, और जैसे ही मेरी पुत्री 20 वर्ष की हो जाएगी तो मैं तुम दोनों का विवाह कर दूंगा। वैसे तो सभी राज्य वालों को यही पता चलेगा कि तुम राजकुमारी के पति हो, लेकिन असल में तुम बस दिखावे के लिए पति रहोगे। ये उचित नहीं है महाराज, लेकिन आपकी तबीयत को नजर में रखते हुए ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। आपने बहुत अच्छा सोचा है महाराज। चलिए, अब ऐसा एक नेक राजा मिल जाएगा तो 4 वर्ष तक हमारा राजपाट अच्छे से चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं महारानी। फिर ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक रात होते ही देवांश अपने कमरे में जोर जोर से हंसने लगता है। इतने वर्षों की मेरी तमन्ना पूरी हो गई, और मेरे पिताजी की भी इच्छा। मेरे पिताजी कितनी बार इस राज्य के लिए रिश्ता भेज रहे थे, लेकिन मैंने रोक रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन ये महाराज खुद ही मुझे बुलाएंगे। सभी राजकुमार विवाह के लिए उतावले थे, मैं भी उतावला था, लेकिन दिखावटी नहीं। अब ये राज्य मेरा हो जाएगा। अब बस राजकुमारी को किसी तरह कठपुतली बनाना होगा, उसके बाद तो मैं इसका राजा बन जाऊंगा। और रानी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, वो तो बस सेवा करना जानती है। फिर देवंश अपने कमरे से निकलकर राजकुमारी चंद्रलेखा के कमरे में जाता है। ये क्या राजकुमार, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? यहाँ से चले जाइए। इतने में नीलिमा आ जाती है। क्या हो गया पुत्री, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? माँ, ये कौन है?
जो मेरे कमरे में आया है? मैंने तो कभी इसे यहाँ नहीं देखा और मैं 2 दिनों से बाहर गई हुई थी, तो ये कौन आ गया मेरे राज्य में? देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, तो राजपाट संभालने के लिए इस राज्य का नया राजा है और तुम्हारा होने वाला पति। तुम्हारी उम्र 20 वर्ष पूरी होने के बाद तुम्हारी शादी इनसे कर दी जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? भला ये हमारा राजपाट संभालेगा? हाँ बेटी, और आज से देवंश जो कहेगा वही तुम्हें मानना होगा। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे पिताजी को औषधि देने का वक्त हो गया है। फिर नीलिमा वहाँ से चली जाती है। देखो राजकुमारी, अब तो तुम जानती हो कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम्हारा होने वाला पति, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैंने ये सब सिर्फ इस राज्य का धन पाने के लिए किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं जाकर पिताजी को बता दूंगी। देखो, अगर तुमने पिताजी को बता दिया तो मैं तुम्हारे पिताजी को जान से मार दूंगा, और वैसे भी वो बीमार हैं, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से तुम्हारी माँ को तो कुछ समझ में आता ही नहीं कि आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है। इसीलिए चुपचाप मेरी बात मानो और आज से तुम हर दिन एक एक गांव वालों को गायब करके जंगल में एक गुफा है उसमें कैद करती जाओगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं गांव वालों से इतना प्रेम करती हूँ। नहीं, मैं उनके साथ इतना गलत नहीं कर सकती हूँ। देखो, अगर तुमने गांव वालों के साथ ऐसा नहीं किया तो मैं ये खंजर तुम्हारी माँ के सीने में उतार दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, भगवान के लिए मेरी माँ को मत मारना। मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी माँ को कुछ मत करना। ठीक है, और ये बात ना तुम अपनी माँ को बताओगी और ना ही महाराज को। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी और हर दिन तुम्हारे कहने पर गांव वालों को गायब करूंगी। फिर देवंश हंसते हुए चला जाता है। मुझे ये बात जाकर मंत्री जी को बताना होगा। फिर चंद्रलेखा भागकर मंत्री के पास जाती है। मंत्री जी, देखिए, वो जो राजकुमार बना है वो ठीक नहीं है। वो हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहता है। आप उसे इस महल से निकाल दीजिए। पिताजी को सच बता दीजिए। अगर मैं बताऊंगी तो वो मेरी माँ को जान से मार देगा। देखो राजकुमारी, जैसा राजकुमार देवांश ने कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी। ये क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री जी? हाँ, देवांश ने मुझे ढेर सारा धन दिया है। ये महाराज तो मुझे कभी भी उतना धन नहीं देते थे जितना कि देवांश ने मुझे दिया है। इसीलिए ये बात किसी को बताने की हिम्मत मत करना। इस बार तो तुमने मुझे गलती से बता दिया, लेकिन किसी को बताना मत, वरना उस महाराज और महारानी दोनों का आखिरी दिन होगा। समझ गई ना? अब चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तो इसमें मंत्री भी साथ साथ में है, तो हमें किसी तरह भी अब गांव वालों को अपने साथ लेना होगा। लेकिन अगर उसने मेरे पिताजी और माँ को कुछ कर दिया तो? तुम चिंता मत करो, हम लोग मिलकर राजा बनाते हैं और राजा को गिराते हैं। उसने राजमहल पर कब्जा किया है, गांव वालों पर नहीं। सारे गांव वाले क्या अभी भी गुफा में ही हैं? हाँ, मैंने जितने भी गांव वालों को गायब किया है सभी को मैंने इसी गुफा में कैद किया है। तुम मेरे साथ चलो और सबके सामने ये बात बताना। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता कि मैं गांव वालों के साथ इतना बुरा कर रही हूँ। विष्णु राजकुमारी चंद्रमुखी को लेकर गांव के चौपाल पर आता है। तभी गांव के चौपाल पर सभी लोग राजकुमारी को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। मारो मारो, ये राजकुमारी नहीं, ये तो हमारे राज्य पर कलंक है। इसके माता पिता कितने अच्छे हैं और ये हमारे गांव वालों पर इतना जुल्म ढा रही है। मारो इसे, मारो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। जैसे ही गांव वाले राजकुमारी को मारने वाले होते हैं, तभी विष्णु उन्हें रोक लेता है। रुक जाओ, मैंने आप सबको कहा था कि मैं राजकुमारी का सच सामने लेकर आऊंगा। मैं राजकुमारी का सच सामने लेकर आया हूँ
लेकिन आप लोग राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अरे राजकुमारी तो मार खाने लायक ही है। इसने सबके साथ बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर थी। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें इतने सारे गांव वालों को गायब करना पड़ा? चंद्रमुखी वही सारी घटना गांव वालों को बता देती है, जिसे सुनते ही सभी गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए वो हमारी राजकुमारी को इतना बदनाम कर रहा था। उसे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने क्या सोचा था कि वो दूसरे राज्य से आकर हमारे राज्य पर राज करेगा? चलो चलो, हम सब उसे मिलकर जान से मारेंगे। सबसे पहले हम गांव वालों को उस गुफा से निकालेंगे। पता नहीं उनको खाना भी मिलता होगा या नहीं। मैं उन लोगों को खाना देती थी, लेकिन देवंश ने खाना देने से मना किया था। बोला था कि सभी भूखे मरेंगे तो तुम्हें और क्रूर समझकर तुम्हें मारेंगे। लेकिन मैं बचकर छुप छुप सभी गांव वालों को वक्त पर खाना और पानी देती रहती थी, जिस वजह से सभी गांव वाले जीवित हैं। देखो तो, राजकुमारी इतनी अच्छी थी। हम लोग कितना गलत समझ रहे थे। विष्णु, तुमने भी साबित कर दिया। अब चलो जल्दी से सभी गांव वालों को छुड़ाते हैं। फिर सभी गांव वाले मिलकर गुफा के पास जाते हैं। गुफा का दरवाजा बंद रहता है। अब गुफा का दरवाजा कैसे खुलेगा राजकुमारी? तभी राजकुमारी एक मंत्र बोलती है, जिससे गुफा का दरवाजा गायब हो जाता है। ये तो सच में कमाल है। भला ये मंत्र किसने दिया तुमको राजकुमारी? वो देवंश एक तांत्रिक से मिला हुआ था और उसी की मदद से ये माया जाल वाली गुफा बनाई गई है, जिसमें आदमी कितना भी कैद हो और कितना भी चीखे चिल्लाए, लेकिन बाहर से गुजरने वालों को पता नहीं चलेगा कि अंदर सभी गांव वाले कैद हैं। अरे, वो चतुर राजकुमार तो बहुत तेज निकला। अब चलो उससे बदला लेते हैं। फिर कुछ ही देर में सभी गांव वाले गुफा से बाहर आते हैं। बाप रे, कितने दिनों के बाद बाहर का सूरज देख रहा हूँ। अंदर तो मेरा दम ही घुट रहा था। तभी सभी गांव वाले जल्दी जल्दी गुफा से बाहर आने लगते हैं और सभी वहां से भागने लगते हैं। चलो, सभी गांव वाले तो मिल गए और सभी अपने अपने परिवार के पास भी चले गए। अब चलो, हमें महाराज और महारानी को देवांश के चक्कर से बचाना है और राजकुमारी को उसका अधिकार दिलाना है। हाँ मुखिया जी, हम सब मिलकर चलेंगे तो वो राजगद्दी छोड़कर जरूर भाग जाएगा। फिर सभी गांव वाले, मुखिया और राजकुमारी सभी राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। दूर से ही मंत्री ये दृश्य देख लेता है। ये क्या? ये तो राजकुमारी गांव वालों को लेकर आ रही हैं। कहीं इसने सारी सच्चाई गांव वालों को तो नहीं बता दी? मुझे जल्दी से ये बात जाकर देवांश को बतानी होगी। फिर मंत्री भागकर राजकुमार देवंश के पास जाता है। राजकुमार, आप यहाँ हैं? अरे, गांव वाले और राजकुमारी सभी राजमहल की तरफ आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? यानी कि राजकुमारी ने पूरा सच गांव वालों को बता दिया। आने दो, वैसे भी हमारे पास इतने सारे सैनिक हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सबको जान से मार दूंगा। बस मैं राजकुमारी को रास्ते से हटाना चाहता था कि कोई उसे महारानी न समझे। फिर ये गांव वाले क्या हैं? तुमने भी मेरा साथ दिया इसमें। अरे, धन का लालच किसे नहीं होता राजकुमार, और आपने मुझे इतना सारा धन दिया, उसके लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। कोई नहीं जानता कि राजकुमारी के पास कोई बीमारी नहीं है। वो तो हमारे कहने पर ऐसा कर रही है। दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। वहीं दीवार के पीछे खड़ी नीलिमा ये सारी बातें सुन लेती है। मतलब देवांश ने मंत्री से मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है। मुझे ये बात महाराज को बतानी होगी। फिर नीलिमा भागकर महाराज के पास जाती है। क्या हो गया नीलिमा? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। महाराज, आपको नहीं पता, राजकुमार देवांश हम सबके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है।
हमारी बेटी चंद्रमुखी के पास कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसने ये सब षड्यंत्र रचा है कि हमारी बेटी की मानसिक स्थिति खराब घोषित हो जाए और पूरा गांव उसकी बेइज्जती करके उसे राज्य नहीं दे और फिर देवांश हमारे राज्य को हथिया सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने हमारे साथ बहुत गलत किया। चलो, हमें हमारी बेटी के पास जाना होगा। ठीक है महाराज, आप तो उठ भी नहीं पा रहे हैं, आप आराम करिए। मैं अपनी बेटी और इस राज्य को उस गद्दार के हाथ में नहीं जाने दूंगी। आप बस यहाँ पर रहिए, मैं इस कमरे को अच्छे से बंद कर देती हूँ ताकि कोई भी आदमी आपको नुकसान ना पहुँचा सके। फिर नीलिमा राज दरबार की तरफ भागती है। तभी सब गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। देवांश, मुझे पता चल गया है कि तुमने क्या षड्यंत्र रचा है। तुम हमारे राजा और रानी को जान से मारने की धमकी देकर हमारी राजकुमारी चंद्रलेखा से क्या क्या नहीं करवाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? देखो, शांत हो जाओ मुखिया जी, आप सबको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चुप हो जाइए मंत्री जी, मुझे आपकी भी सारी सच्चाई पता है कि आप क्या करना चाहते हैं। महाराज की तबीयत खराब है तो उसका ऐसे फायदा उठाया। अच्छा, तो तुम एक मामूली से इंसान होकर राजा से पंगा लोगे? मैं इस राज्य का राजा हूँ। सैनिकों, पकड़ लो इन सभी गांव वालों को और सभी की खाल उधेड़ दो। लेकिन एक भी सैनिक आगे नहीं आता। क्या हो गया तुम लोगों को? पकड़ो इन सभी को। नहीं मंत्री जी, आपने नमक हलाली की है, लेकिन हम नमक हलाली नहीं करेंगे। हम वफादार हैं। हमने महाराज का नमक खाया है, इसीलिए हम महाराज के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तुम लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, पता है ना? अरे ये सैनिक भी हमारे गांव के हैं, कोई हम पर हमला नहीं करेगा। गांव वालों, पकड़ो मंत्री को और इस राजकुमार को और दोनों को खूब मारो। सैनिकों, तुम भी हमारा साथ दो, हमें महाराज और राजकुमारी को न्याय दिलाना है। फिर सभी मंत्री और राजकुमार देवांश पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में राजकुमार देवांश और मंत्री बुरी तरह घायल हो जाते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं अपने राज्य चला जाऊंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ दो। इसी समय राजा आर्यवर्धन और नीलिमा दोनों बाहर आते हैं। शांत हो जाओ, पूरे राज्य में तमाशा मचा दिया है। राजकुमार देवांश, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी बेटी को बुरा साबित किया और हमारे गांव वालों के साथ इतना बुरा सलूक किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सैनिकों, ले जाओ राजकुमार देवांश और मंत्री को, दोनों को कारावास में डाल दो। और मंत्री, तुमने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें हर वक्त अपना छोटा भाई मानता था। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे एक मौका और दीजिए। मेरी बेटी बीमार थी, इसीलिए मैंने राजकुमार देवांश से धन लिया था। अगर तुम्हारी बेटी बीमार थी तो हमें कहते, हम उसका इलाज करवाते, लेकिन हमारे साथ गद्दारी तो नहीं करते। हमारी बेटी की मासूमियत के साथ सब खिलवाड़ तो नहीं करते। फिर सैनिक मंत्री और देवांश को लेकर चले जाते हैं। मुखिया, तुमने सिर्फ गांव को नहीं बल्कि हमारे राज्य को बचाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, मैंने नहीं किया, जो भी हुआ वो विष्णु ने किया। अगर इसने राजकुमारी चंद्रलेखा का सच साबित नहीं किया होता तो हम सब राजकुमारी को ही गलत समझ रहे थे। राजकुमारी चंद्रलेखा रोते हुए महाराज के गले लग जाती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ना चाहकर भी गांव वालों के साथ बुरा किया। कोई बात नहीं बेटी, तुमने मजबूरी में किया, लेकिन अब सभी गांव वाले सुरक्षित हैं, तुम भी सुरक्षित हो। देखो, मेरी तबीयत अब और बिगड़ रही है, इसीलिए विष्णु, तुमने मेरा राज्य संभाला, मेरी बेटी को सच्चा साबित किया
और हमें इस धोखेबाज मंत्री और राजकुमार से बचाया। अब इस राज्य का कार्यभार तुम संभालो, जब तक राजकुमारी 20 वर्ष की नहीं हो जाती। जो आज्ञा महाराज, मैं अच्छे से जिम्मेदारी निभाऊंगा। हाँ महाराज, मुझे भी इस पर पूरा भरोसा है। भले ही इसे सभी चीजों में घुसने की आदत हो, लेकिन ये जिम्मेदारी बड़ी खूबसूरती से निभाएगा। फिर सभी गांव वाले खुश होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीतता है और राजा आर्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है और राजकुमारी चंद्रलेखा 20 वर्ष की हो जाती है। विष्णु, देखो, राजकुमारी अब 20 वर्ष की हो गई है और महाराज की भी मृत्यु हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि तुमने इन 3 सालों में राज्य को इतने अच्छे से संभाला कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखोगे और इस राज्य को भी संभाल लोगे। हाँ माँ, मैंने भी 3 साल से विष्णु के साथ समय बिताया है। मुझे भी उससे प्रेम हो गया है और मैं इसी से विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कुछ दिनों में तुम दोनों का विवाह कर दूंगी। जैसा आप लोगों को ठीक लगे महारानी, मैं आगे भी इसी तरह ईमानदारी से काम करता रहूंगा। कुछ ही दिनों में राजकुमारी चंद्रलेखा और विष्णु का धूमधाम से विवाह होता है और उसके बाद विष्णु और राजकुमारी चंद्रलेखा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।